अपने सीक्रेट मिशन के लिए मैं खुजराहो नामक जगह पर जा रहा था। वहाँ के सब लोग दाँत खाज खुजली से परेशान रहते थे, इसीलिए उस जगह को खुजराहो कहा जाता था। वहाँ जाने के लिए मैं बस नामक वाहन पे बैठ गया। अभी अचानक एक बेरोजगार कुकुर पे मेरी नज़र पड़ी और उसे देख के मैं एकदम भौचक्का हो गया। वो कुकुर रोड के किनारे चक्करगिन्नी की तरह गोल गोल घूम के गड्ढा कर रहा था और उसी रोड के किनारे बैठ के भीख मांगता था। फिर मैं रेलवे स्टेशन के हमसकन मेट्रो स्टेशन पर जा पहुंचा और अपनी रेलगाड़ी का इंतजार करने लगा। उस रेलगाड़ी में बैठने वाले सभी मर्द और महिला अपने लुप्त मोबाइल से सम्मोहित हो चुके थे। यह सम्मोहन मेरे से देखा नहीं गया और मैं उस रेलगाड़ी से उतर कर दूसरे रेलगाड़ी में बैठ गया। दूसरे रेलगाड़ी में बैठने के बाद मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये गोवा का बीच है क्या? उसने बोला, अबे थाले ये बीच नहीं नोएडा है। नोएडा नामक शहर में नेहा कक्कर के आंसुओं की वजह से बाढ़ का वातावरण छा गया था। मुझे तैरना नहीं आता था तो मैं अपने पैरों को खोपड़ी पर रख के वहाँ से 9-2-11 हो गया। तभी मैंने एक सोते हुए कुकुर को बोला, अबे उड़ता थाले दोपहर हो गई है। तो उसने बोला कि भाग जा नहीं तो तेरी गुद्दी काट लूंगा। मैं अपनी गुद्दी बचाकर हजरत निजामुद्दीन नाम के असली रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचा। रेलगाड़ी में बैठने के बाद मेरी भूखी शक्ल कुछ ठूसने को मांग रही थी तो मैंने चिवड़ा और झालमुरी अपने पेट के तहखाने में दे मारा और फिर गेंद मस्ती करने का कीड़ा मुझे रेलगाड़ी के दरवाजे तक खींच लाया जहाँ मुझे गेंद मस्ती करने का मन कर रहा था। बाहर का नज़ारा देख के मेरे गुद्दी के साथ साथ मेरा खोपड़ा भी फट गया। मेरी टांगें कांपने लगी और मेरी गेंद मस्ती पीछे के रास्ते निकल गई। पर मैंने भी कच्चे गोटे नहीं खेले थे। तभी मैंने मालगाड़ी जाते हुए देखा और मेरे मन में ख्याल आया कि इतना माल ला कहाँ से रहे हैं ये लोग और इतना ज़्यादा माल फूक कौन रहा है इस देश में। फिर मुझे याद आया, ओह मैं भी दिल्ली से ही हूँ। मुझे माल का नशा हो गया था और मैं माल के नशे में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। हर्ष बेनीवाल की छठी कॉपी बन के मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला, आई एम वॉचिंग यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने ही हाथों से अपने जुल्फों को सवार के मैं खिलखिला उठा और शर्मा के मैं पानी पानी हो गया। फिर मैं रेलवे की सफ़ेद चुड़ैली चादरों के बीच में सो गया। मध्य प्रदेश के महोबा स्टेशन पे पहुंच के मुझे पता चला कि क्यों मेरे जीवन में इतना अंधेरा है, क्योंकि मेरे जीवन के सारे रंग तो यहाँ लगे हुए हैं। वहीं स्टेशन पे बैठ कर रेलगाड़ी का इंतजार करते हुए मेरा खोपड़ा चकरा गया और फिर मैंने चंदा मामा की तरफ देखा और कुछ पैसे मांग लिए तो चंदा मामा ने कहा, चला जा पोपड़ी के। अपने मिशन में कई महाद्वीपों का चक्कर लगा के मैं खुजराहो पहुंचा। वहाँ के लोग खाज खुजली से परेशान थे। मुझे एक आदमी ने बोला, जरा मेरी गेंद खुजला दो। मैंने कहा, भाग जाए तो तेरी गेंद फाड़ दूंगा। खुजराहो के स्टेशन पे मैंने जुबा केसरी बोल के अपने मिशन के लिए आगे बढ़ा। स्टेशन के बाहर राजमाता शिवगामी देवी के बेटे बाहुबली सिंह भल्लाल अपना वाहन लेके इंतजार कर रहे थे और मुझे बैठाकर फुर्र से वाहन को आगे की तरफ उड़ा दिया। वहाँ के रेलवे स्टेशन, रोड और टूरिस्ट प्लेसेस हर जगह इतनी साफ थी कि मुझे लोगों में सिविक सेंस की कमी लग रही थी। और फिर बुद्धिदारी जीव यानी मैं बाहुबली सिंह भल्लाल को बोला, पार्थ रथ साइड में लगाओ, एयरपोर्ट पे गुटखा खा के थूकना है। एक आलीशान होटल के रिसेप्शन पे पहुंच के मैंने कहा, जल्दी चाबी दे दे, झाड़ा फिरना है नहीं तो पैंट पे हग्गू हो जाएगी। मैंने 1 सेकंड की भी देरी ना करते हुए संडास में घुस के झाड़ा फिरा। होटल का रूम इतना पिंक था कि मेरे मन में जोर जोर से गाना बजने लगा, इंकी पिंकी पोंकी डैडी बॉट डोंकी। ये गाना सुनने के बाद मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया और फिर मैंने वस्त्रहीन होकर स्नान ध्यान करा। नहाने के बाद मैंने लड़कियों की तरह मिरर सेल्फी ली और बदन पे हरे काले कपड़े डाल के अपना आउटफिट चेक किया, जो कि बहुत ही बोगस था। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूँ तो लोग मुझे मेरे हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। और फिर मैं हंसते खिलखिलाते मिशन के लिए आगे बढ़ा। मैं रेस्टोरेंट नाम के ढाबे पे पहुंचा। वहाँ का दृश्य देख के मेरा खोपड़ा तिलमिला गया। मैंने देखा कि वहाँ स्वयं बागेश्वर धाम के बाबा उस रेस्टोरेंट नामक ढाबे की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये सब देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैं अंदर गया और बोला, भैया 2 प्लेट लगा दो। उस चिलगूजे ने खाली प्लेट लगा दिया। मैंने एक वेटर को रोक के पूछा कि अगर ये प्लेट सामने वाले ताऊ के खोपड़े पे मार दूँ तो क्या होगा? तो सफ़ेद कुर्ताधारी छोटे व्यक्ति ने बोला, तुझे खाना नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। मैं तुरंत बाहुबली सिंह भल्लाल के वाहन पे बैठ के अपने कदम रानी है वाटरफॉल की तरफ बढ़ाए और गाड़ी सीधा अजगर के मुंह में पहुंचा दिया। रानी वाटरफॉल के शुरू के रास्ते में 2-2 अजगर मेरे स्वागत में मुंह खोल के खड़े थे। मुझे देख के उन अजगरों का जीवन धन्य हो गया और फाइनली मैं जिस मिशन के लिए निकला था वहाँ पहुँच ही गया। रानी वाटरफॉल पे पहुंच के मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसे देख के मेरी पैंट गीली हो गई। पानी गिर के फुहारे हुए जा रहे थे। पर्वतों द्वारा पानी को इतनी जोर से गिराया जा रहा था कि बिना किसी वेपराइजेशन प्रोसेस के पानी फुहारे बन जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पर्वतों के बीच में समंदर लीक हो गया हो। पानी के इस भयंकर लीकेज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इतना पानी बह कहाँ से रहा है, इसका सोर्स मुझे पता करना था। बिना समाज की परवाह किए अपना संगमरमर सा तरासा बदन कड़कती धूप के महासागर में उतार मारा। धूप की किलकिलाहट इतनी थी कि मेरी आंखें चौंधिया गई और मेरा नजरिया ही गिर गया।
जैसे तैसे मैंने अपना कार्यक्रम कंटिन्यू रखा और इस अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद कर लिया। अचानक से वहां एक लौंडा मेरे पास आके बोलने लगा, भैया पानी 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 पानी। ये सुन के मैंने उस लौंडे से कहा कि बेटे इस विकराल रूपी पानी के बौछार वाले गड्ढे में कूद जा और जिंदगी भर की प्यास बुझा ले। मेरी ये बातें सुनते ही वहां के सारे लोग और वो कुकुर लौंडा नहा धो के मेरी जान के पीछे पड़ गए और मुझे तड़िया लिया। मैंने निराश होकर कहा, भलाई का जमाना ही नहीं है, अब से किसी को पानी नहीं पिलाऊंगा। तभी मैंने अचानक से देखा एक व्यक्ति पानी में सर्फ डाल रहा था, जिसकी वजह से पानी में जहरीली झाग बन रही थी। उस व्यक्ति को नदी में कपड़े धोने थे, इसलिए वो पानी में झाग बना रहा था। मैंने तुरंत ही अपना कच्छा निकाल के उसे दे दिया और बोला, धो दे भाई। मैं जैसे तैसे अपनी तशरीफ बचा के वहां से मिनमिनाते हुए सबको टाटा बाय बाय करते हुए 9-2-11 हो गया। रानेह वाटरफॉल में छोटे छोटे गढ़ा वाली नदियाँ भी थीं। इन सब से मेरा मन भर गया था और मैं वहां से भाग के विश्व धरोहर हेरिटेज नामक जगह पहुंच गया। वहां के नदियों में दिन दहाड़े पत्थर तैर रहे थे और आसमान नदियों में दिखाई दे रहा था, मानो जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वहां से मैं प्राचीन मंदिर की तरफ भागा। मुझे ढेर सारे पुराने और विशाल मंदिर सम्मोहित करके अपनी तरफ खींच रहे थे। तभी अचानक से वहीं बागीचे में मैंने पेड़ों का आतंक देखा। पेड़ों की जनसंख्या इतनी ज्यादा अधिक हो चुकी थी कि मनुष्यों की कमी साफ साफ नजर आ रही थी। ये सब मेरे से देखा नहीं गया और मैं अपनी मुरझाई हुई सूखी शक्ल लेके मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही मैंने छत्रपति संभाजी महाराज को शेर का सीना चीरते हुए देख के एकदम गद्दागद हो गया। मंदिर की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर देख के मैं एकदम भौचक्का हो गया। ये इतना विशाल, सुंदर और आकर्षित था कि मैं इस सुनहरे मंदिर से सम्मोहित होते होते ही रह गया। मैंने बिना देरी करे अपने नन्हे नन्हे कदम मंदिर के भीतर बढ़ाए। वहां की कला को ऐसा तराशा गया था कि क्या ही कहा जाए, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप सब समझदार हैं, बस मेरे मन की बात को ऐसे ही समझ जाइए। मंदिर के भीतर अजीबोगरीब 2 कदमों वाले मनुष्य न जाने क्यों अपना अपना कमरा निकाल के वीडियो बना रहे थे। मैंने जानने की बहुत कोशिश की पर मेरे घुटनों को तनिक भी समझ नहीं आया। मंदिर के अंदर की कलाकृति मेरे मन को बहुत अधिक भा गई। वहां देवी देवताओं के आकार की प्रतिमा को ऐसा तराशा गया था मानो जैसे देवी देवता स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत हों। वहां के आर्किटेक्चर को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक ही पत्थर को बिना काटे पीटे बस हाथों की कलाकारी से तराश के ये अद्भुत मंदिर और मूर्तियों को बनाया गया है। मंदिर के बाहर का दृश्य भी बेहद मनमोहक और हरा भरा था। वहां छोटे मोटे जनजाति वाले मनुष्य तिलमिला के इधर उधर नाच रहे थे। इतने खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे देख के मैं बिलबिलाया नहीं बल्कि खुशी से गद्दागद हो गया और भाग के चित्रगुप्त मंदिर जा पहुंचा। मैं अंदर जाने ही वाला था, तभी अचानक से मुझे याद आया कि चित्रगुप्त जी तो यमराज जी के साथ रहते हैं। ये जानते मैं तुरंत ही वहां से भाग गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मुझे पकौड़े की तरह गर्म तेल में छान दिया जाए। वहां से भाग के मैं विश्वनाथ मंदिर जा पहुंचा, जहां मायावती जी का हाथी चौकीदारी कर रहा था। चौकीदार हाथी ने सख्त और कड़े शब्दों में मुझसे कहा कि वोट सिर्फ मोदी जी को ही देना। मैंने कहा, जो हुकुम हाथी देव। विश्वनाथ मंदिर शाम के वक्त सूरज की किरणों की वजह से एकदम सोने की तरह चमक रहा था। मैंने भी बिना देरी किए वहां से 10-12 किलो सोना चुरा लिया और खिलखिलाते हुए खोपचे में भाग गया। खोपचे में जाते ही चुराया हुआ सोना पत्थर बन गया। तभी अचानक से आवाज आई, जब किस्मत में लिखे हो लो नहीं कोड़े तो कैसे खाओगे पकौड़े। ये सब देख सुन के मेरा मुखड़ा तरबतर हो के अत्यंत निराश हो गया। मैंने भी हार नहीं मानी और हिम्मत जुटा के कहा, साले पकौड़े तो खा के ही रहूंगा। मैं खिखियाते हुए अगले मंदिर की तरफ चल दिया। तभी पता चला कि ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। मैं मंदिर के अंदर जा ही रहा था, तभी अचानक से एक उड़ती हुई आकाशवाणी हुई और कहा, मूर्ख बालक, यहाँ कुंभकर्ण के जैसे सोने वाले लोगों का प्रवेश वर्जित है। मैंने कहा, बैगन निन्नी तो बहुत आवश्यक है, मैं निन्नी नहीं त्याग सकता। आकाशवाणी धरती पे आके बोला, चला जा मूर्ख। मैं वहां से जा ही रहा था, तभी अचानक से मेरी नजर एक शिला पे पड़ी और मैंने बस उसे देखा ही नहीं बल्कि बुद्धि लगाकर अपनी आंखों से पढ़ा भी। उस पे लिखा हुआ था कि ये सब मंदिर नहीं बल्कि खजुराहो के वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं। ये देखते ही मैं तिलबिला बिलबिला के पगला उठा। मैंने कहा, जल्दी से ले चलो मुझे यहाँ से। होटल से फुलौना चुरा के मैं वहां से भाग गया और बाहुबली सिंह भल्लाल भैया को कहा, जल्दी से टेम्पू भगाओ नहीं तो ये होटल वाले मेरी गुद्दी तोड़ देंगे। एंड लास्टली मैं मध्य प्रदेश के खजुराहो से भाग के वापस विशाल नोएडा आ गया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।